Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I will be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 तक हम पूरा खत्म कर चुके हैं। हम अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 तक 9 चैप्टर्स टोटली खत्म कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं हमने क्या पढ़ा है, सब क्लैरिटी कर चुके हैं, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10। हाँ जी, चैप्टर नंबर 10 विच इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर में हमारा शुरू होने लगा है चैप्टर 10 विच इज न्यू कंसेप्ट, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है ना। इतना तो हमें पता ही है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर या कस्टमर अपना मैक्सिमम इक्विलिब्रियम अटेन करता है, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे हु इज प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर कौन होता है। अ प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who undertakes production of goods and services. He supply these goods and services in the market to earn income by way of profit. कहते प्रोड्यूसर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रोड्यूसर एक ऐसा इंसान होता है जो मार्केट में गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करके अवेलेबल करवाता है लोगों के लिए, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करता है, उसका सोल मोटिव, उसका अकेला मोटिव या मेन मोटिव ये काम करने का होता है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करे, ठीक है ना। उसका मेन मोटिव होता है कि वो इनकम अर्न करे लेकिन प्रॉफिट्स में, ठीक है ना, कि मतलब उसकी इनकम बढ़ती जाए, बहुत प्रॉफिट्स उसका आता रहे, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर इनपुट्स, दैट इज फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। कहते हैं प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर इनपुट्स भी चाहिए और नॉन फैक्टर इनपुट्स भी चाहिए, है ना। हमें दोनों चीजें चाहिए अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। प्रोडक्शन मीन्स किसी भी नई कमोडिटी को या किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन दीज इनपुट्स लीड्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहते प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर जो खर्चे उठाता है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, उन खर्चों को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो खर्चे जो प्रोड्यूसर उठाता है अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। On the other hand, sale of goods and services by the producer leads to revenue. कहते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, पहले प्रोड्यूसर क्या करता है, चीजें बनाता है, ठीक है, वो चीजें बनाने का खर्चा इंकर करता है, ठीक है ना। अब उसने खर्चे उठा के वो चीज बना ली, ठीक है ना। अब वो चीज मार्केट में जाएगी, वो कमोडिटी मार्केट में उतरेगी। अब जब वो कमोडिटी मार्केट में उतरेगी तो लोग उसे बाय करेंगे, ठीक है। वो जो बाय करेंगे, उस चीज को जब परचेज करेंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो प्रोड्यूसर की इनकम होती है, ठीक है ना। द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। व्हेन दिस डिफरेंस इज मैक्सिमाइज, प्रॉफिट इज ऑल्सो मैक्सिमाइज। कहते हैं प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है कि वो जितना हो सके रेवेन्यू और कॉस्ट में उतना ज्यादा फर्क लेके आए, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा था रेवेन्यू मीन्स उसकी इनकम, कितनी इनकम आ रही है ना, और कॉस्ट का मीन्स वो कितना खर्चा उठा रहा है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा दैट मीन्स प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई सामान बनाने की कॉस्ट आप उठा रहे हो, लेट्स सपोज 100 रुपीज, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक कमोडिटी बना रहे हो, उसकी कॉस्ट आपको उठानी पड़ रही है 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन जब आप उसको सेल कर रहे हो तो उसी प्रोडक्ट से आपको रेवेन्यू आता है 200 रुपीज, यानी रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है। रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होने का मतलब है आपका प्रॉफिट क्या हुआ, योर प्रॉफिट इज दैट 100 रुपीज, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज योर प्रॉफिट। यानी जितना ज्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। A producer undertakes production in the view of maximizing his profits.
ही अचीव्स हिज गोल बाय मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। कहते हैं प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है सिर्फ एक मेजर कॉस्ट के कारण, एंड दैट इज मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट। किसी भी प्रोड्यूसर का सबसे मेन मोटिव काम करने का होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है ना, आई होप ये समझ लगी होगी कि प्रोड्यूसर कौन होता है। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यानी अभी हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर होता कौन है और वो प्रोडक्शन क्यों करता है। ठीक है ना, अब हम ये पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहाँ पे अटेन होता है, कहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वो पॉइंट पे जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है ना, कंज्यूमर्स को जिस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को जिस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं, ज्यादा कमाई होती है, बहुत ज्यादा अर्निंग्स होती हैं, जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, a producer strikes his equilibrium at the level of output where profit is maximized। कहते हैं कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम वहां स्ट्राइक करता है जहां पे लेवल ऑफ आउटपुट से प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट अदर देन इक्विलिब्रियम वुड मीन लोअर प्रॉफिट। कहते हाईएस्ट पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूसर अगर उसकी क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम की जगह किसी भी पॉइंट पे जाएगा, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम प्रॉफिट कमा रहा होगा। सिर्फ पॉइंट एक ऐसा होता है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होता है, जहां पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है ना, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स में से प्रॉफिट उस पॉइंट के कंपैरेटिव कम मिल रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। कहते हैं प्रॉफिट ज्यादातर कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। टीआर एंड टीसी का मतलब क्या होता है, टीआर मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट। ठीक है, और ये जो सिंबल आप देख रहे हो, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम मैथ्स में एक तरह का पाई का सिंबल भी कहते हैं। दिस सिंबल इन इकोनॉमिक्स हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज प्रॉफिट। ये सिंबल जहां जहां आएगा वहां समझ जाना प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, यानी आपकी जितनी कमाई हुई है उसमें से आपने जितना खर्चा किया था उसको माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इट्स स्टक एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर पाई इज मैक्सिमम। कहते हैं प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे मिलता है जहां पे पाई या उसका प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, यानी इसका मतलब है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं, दोनों में फर्क आता है। ठीक है, बोथ इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, yet there is significant difference between the two concepts. Whereas accountants consider any explicit cost in the estimation of total cost, economic consider both explicit as well as implicit cost। कहते देखने में तो अकाउंटिंग कॉस्ट और साथ में इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट देखने में तो दोनों निकलते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से। ठीक है ना, लेकिन फर्क तब आता है क्योंकि क्या होता है, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी जब अकाउंटेंट्स प्रॉफिट निकालते हैं तो वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट उसमें डालते हैं। ठीक है, वेयर एज जब इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की बात की जाए, जब इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट्स निकालते हैं तो वो उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों डालते हैं। ठीक है ना, आई होप ये समझ लगी होगी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने की हुई है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो कॉस्ट पड़ती है, एंड इम्प्लिसिट मीन्स जो इंटरनल फैक्टर्स की हमें कॉस्ट पड़ती है। ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जब प्रोड्यूसर्स खुद की आइटम्स यूज करे, खुद की कमोडिटीज यूज करे, दैट मीन्स खुद की लैंड जो उसकी ऑलरेडी उसकी ओन्ड लैंड है उसको यूज करे प्रोडक्शन के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी वो खुद की ही लैंड यूज कर रहा है।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अगर वो एक लैंड नहीं परचेज करे इस काम के लिए, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटेंट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जो उसने कैश पेमेंट्स या खर्चा किया है सिर्फ वही काउंट करते हैं, वेयर एज इकोनॉमिस्ट वो जो उसने खर्चा किया है और साथ में वो जो अपनी कमोडिटीज यूज कर रहा है, अपनी कमोडिटी साथ में लेके आया है, उसकी कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टीसी। Here TC includes both explicit and implicit cost। कहते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी मिलेगी एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट भी मिलेगी, ठीक है ना। Whereas अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का भी सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे टीसी में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट डलती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं डाली जाती है, ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आती हैं, वेयर एज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये इनके फॉर्मूलेज होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स या इकोनॉमिक प्रॉफिट्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ लगी होंगी ये क्या होता है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, सिर्फ बताने के लिए होते हैं, ठीक है ना। जब हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट्स पढ़े तो हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स में एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आती है और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी, ठीक है ना। ग्रॉस अब हमने पढ़ा इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, अब हम पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स क्या होते हैं प्रोड्यूसर के नजरिए से, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड बोथ एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट्स। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की बात हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को दोनों हिस्सों में एस्टिमेट किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट्स में भी एंड नेट प्रॉफिट्स में भी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है टीआर माइनस टीवीसी। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टीवीसी मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आई होप आप भूले नहीं होंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म्स किसके लिए स्टैंड होती है, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। यानी आपके वेरिएबल्स चेंज करने पे जो खर्चा पड़ा है उसको हम किस में से हटाते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट में से, ठीक है। वेयर इज नेट प्रॉफिट निकलता है टीआर माइनस टीवीसी प्लस टीएफसी। That means total variable cost and total fixed cost, ठीक है। वो कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो मुझे सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए। और हमें पता है जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल इकट्ठे देखते हैं, दैट मीन्स हम सिंपली टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा, ठीक है ना। अब हम आई होप ये आपको समझ लगी होगी कंसेप्ट की ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट्स कैसे निकालने जाते हैं। सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर्स है, इजीली समझो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीआर माइनस टीवीसी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीआर माइनस टीसी, और टीसी मींस टोटल कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस, अरे इतने तो प्रॉफिट्स कभी सुने भी नहीं थे, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। In economics, performance of a business is assessed with reference to 3 level of profits। कहते हैं इकोनॉमिक्स में जब हम देखना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है, उसको 3 कैटेगरीज में जज किया जाता है, 3 प्रॉफिट के बेसिस पे जज किया जाता है। पहला होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब चलिए इन तीनों को समझते हैं एक एक करके। पहले आता है हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स।
जिन्हें हम कहते हैं साथ में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। अ प्रोड्यूसर अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन, कहते प्रोड्यूसर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स तब अर्न करता है जब टीआर इज मोर देन टीसी, दैट मीन जब रेवेन्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट, यानी जब आपका रेवेन्यू, आपके पास पैसे, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट आपको पड़ रही है 100 लेकिन पैसे आ रहे हैं आपके पास 500, ठीक है ना, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरेटिव, है ना। तो जब आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो, दैट मीन्स आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो, आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हो, ठीक है ना। अब बात आई कि ये इतने सारी चीजें क्या लिखी हुई है, टीआर इज मोर देन टीसी, टीआर अपॉन क्यू माइनस टीसी, ये फॉर्मूलेस है नॉर्मल, उन्हीं को आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। AR is more than AC, that means average revenue is more than average cost. Simply, हमें सिंपली पता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो, ठीक है ना, दैट मीन्स उस टाइम पे हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे हैं, जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। आई होप समझ लगी होगी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, यानी हमारा खर्चा कम है लेकिन कमाई ज्यादा है, दैट उस सिचुएशन को हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है जब हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी हम जब लेमन लैंग्वेज में कहें तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है जब आपका खर्चा निकल रहा है, दैट मीन्स अगर आप 100 रुपीज की कॉस्ट लगा रहे हो, ठीक है ना, तो इन रिटर्न आपको मिल भी 100 रुपीज ही रहे हैं, दैट मीन्स लेमन लैंग्वेज में कहें तो हमारा खर्चे निकल रहे हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसको प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि कमाई तो हो नहीं रही। इसको प्रॉफिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके खर्चे तो निकल रहे हैं ना, आपको खुद से तो मनी नहीं लगानी पड़ रही अपने खर्चे निकालने के लिए, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है जब टीआर इज इक्वल टू टीसी, ठीक है। नेक्स्ट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसको हम साथ में क्या कह सकते हैं, लॉसेस। सब नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है लॉसेस होना, यानी वो सिचुएशन जब टीआर इज लेस देन टीसी, दैट मीन्स आपका खर्चा 100 रुपए का हो रहा है लेकिन आपकी अर्निंग सिर्फ 50 रुपीज की है, दैट मीन्स आपका खर्चा भी नहीं निकल रहा, आपको खुद से मनी लगानी पड़ रही है प्रोडक्शन के लिए, खुद से मनी लगानी पड़ रही है काम चलाने के लिए, दिस इज सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, या हम इसे कहते हैं लॉसेस, ठीक है। दैट मीन्स कोई कमाई नहीं हो रही है, कोई खर्चे नहीं निकल रहे हैं, आपको इनफैक्ट खुद से पैसा लगाना पड़ रहा है, दिस इज सब नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ लगे होंगे व्हाट आर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। Normal profits are defined as the minimum return that the producer expects from his capital invested in the business. कहते नॉर्मल प्रॉफिट होता है मिनिमम इनकम जितनी प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट से कि भाई इतनी तो इनकम आएगी ही, दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। If this minimum return is not available, he will withdraw his capital from the existing use and shift it to some different use. Normal profits are a part of total cost. कहते अब आप बताओ एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो जिसमें आपको सब नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी लॉसेस हो रही हैं, जिसमें आप क्या हो रहा है, जितना पैसा लगा रहे हो उसका आधा आपको मिल रहा है, तो क्या आप उसमें और इन्वेस्ट करोगे? द आंसर इज नहीं। क्या करेंगे फिर उस टाइम पे? हम उसमें से पैसा निकाल के किसी और तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे प्रॉफिट्स या हमारा बैलेंस बन सके, ठीक है ना। ये वही शो कर रहा है कि इन सिचुएशंस में जब प्रॉफिट्स नॉर्मल भी ना अर्न हो तो जो प्रोड्यूसर होता है वो लॉसेस में चला जाता है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, व्हाट आर सब नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं।
कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जहां स्ट्राइक होता है उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब क्या कंडीशंस होती हैं देखते हैं। अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। कहता है जब ये फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाइड होती है प्रोड्यूसर उसी पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है तो प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दूसरा एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी। कहते हैं जब एम आर इज इक्वल टू एम सी है, यानी जब एम आर और एम सी इक्वल है उस टाइम पे एम सी राइज होना चाहिए। ठीक है, मतलब एम सी उस टाइम पे बढ़ना चाहिए। क्लियर, वो गिरना नहीं चाहिए, उसको इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ए आर शुड बी मोर देन एबीसी। दैट मीन्स आपका प्राइस आपके वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, दैट मीन्स आपको रिटर्न्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस शुड बी मोर देन और इक्वल टू योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आई होप ये तीन समझ लगी कंडीशंस। पहला था मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एमसी, यानी मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा था एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी। दैट मींस एमआर राइज करना चाहिए जब एमआर एमसी के इक्वल है। ठीक है, एंड थर्ड वन वाज एआर शुड बी मोर देन और इक्वल टू एबीसी, यानी एआर या तो एबीसी से ज्यादा हो या उसके इक्वल। ठीक है, आई होप ये समझ लगी होगी कि ये क्या कंसेप्ट है। ठीक है, इट इज ओनली व्हेन दीज कंडीशंस आर सैटिस्फाइड that the difference between TR and TC is maximized, implying that maximum profit। कहते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जब TR और TC के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेब्यूलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अरे ये तो पता ही था कि भाई प्रोड्यूसर, कोई भी इकोनॉमिक्स के हमने चैप्टर कर लिया, अब तो हमें याद हो गया, अब तो पहले से पता होता है कि कोई भी कंसेप्ट कर लो टेबल और डायग्राम्स तो आएंगी ही, स्लोप्स तो पता लगेगी। तो चलिए पहले टेब्यूलर फॉर्म में देखते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक होता है। ठीक है, टेबल इलस्ट्रेट्स टू प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम बाय मैक्सिमाइजिंग इन प्रॉफिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी हमें दी है क्वांटिटी। ठीक है, यानी यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम आर आपका इक्वल है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल, वेयर इज मार्जिनल कॉस्ट देखिए इस पॉइंट तक तो डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, है ना, यानी मार्जिनल कॉस्ट पहले तो डिक्रीज कर रही थी फिर बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब पहुंचता है जब एम आर एम सी के इक्वल होता है। ठीक है ना, अब इस टेबल में एक ये वाला पोर्शन दिस वन एंड एक ये वाला पोर्शन ऐसा है, ये येलो पोर्शन, जिसमें आप देख सकते हो एम आर इज इक्वल टू योर एम सी, है ना, एम आर और एम सी के इक्वल है। यानी ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे है, यानी यूनिट 2 और यूनिट 10। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इजीली तो हमें समझ लगी, थोड़ा थ्योरेटिकली भी देखते हैं। ठीक है, इन टेबल एम आर इज इक्वल टू एम सी इन टू सिचुएशन, फर्स्ट व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड सेकेंड व्हेन 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड। ये हमने देखा ही है कि एम आर एम सी के इक्वल दो सिचुएशंस में है, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और दूसरा जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है ना, however while in situation 1 when output is equal to 2 units, MC is falling in situation when output is equal to 10, MC is rising। कहते हैं जब हमने नोटिस किया है, ये देखिए टेबल दोबारा आपको शो करती हूँ, देखिए जब आप टेबल देखो तो वो कह रहा है, देखो जब सेकंड यूनिट की बात हुई है तो MC क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन जब 10th यूनिट की बात की है तो MC राइज कर रहा है। और हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग एमसी को क्या होना चाहिए, एमसी राइज करनी चाहिए।
है ना। As noted earlier, a producer will strike his equilibrium only when MC is rising, है ना। ये हमने पीछे कंडीशन में देखा है। पहला कंडीशन was MC should be equal to MR and second was MC should be rising, ठीक है ना। 10th वाली जब सेकेंड सिचुएशन की बात की तो हमारी MC बढ़ रही थी, ठीक है। Implying that the equilibrium will stuck when 10 units of output are produced, not when 2 units of outputs are produced. कहता दोनों सिचुएशंस में MR/MC के इक्वल है, लेकिन प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम सिर्फ 10th यूनिट बेचने पे ही मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10th यूनिट की MC उसके बाद इंक्रीज कर रही है, और हमने ये देखा है कि हमारी ये कंसेप्ट था दैट MC शुड बी राइजिंग, MC बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। Not when 2 units of produce are produced. Reason is simple. Given the price, falling MC only increase the difference between TR and TVC. कहते हैं MC के गिरने का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि MC यानी समेशन MC इज इक्वल टू TVC, यानी MC का टोटल इज इक्वल टू TVC, ठीक है ना। और MR का टोटल इज इक्वल टू TR, ये पढ़ा हुआ है ना। सो दैट TR माइनस TVC टेंड्स टू राइज और दैट प्रॉफिट्स टेंड्स टू राइज इन अ सिचुएशन ऑफ फॉलिंग MC। कहते हैं MC के गिरने से क्या होगा, TR और TVC के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। Accordingly, it would be an irrational decision for the producer to strike his equilibrium in a situation of falling MC. और हमने ये साथ में पढ़ा है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है जब MC उसका राइज करता है। फॉलिंग MC में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। It is only when MC is rising that the producer would strike his equilibrium. Thus, equilibrium will struck when MR is equal to MC and equal to 10 and MC is rising, ठीक है ना। इसका मतलब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे मिलेगा, 10th यूनिट जब वो सेल करेगा तब उसका इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे MR MC के इक्वल है और साथ में MC उसके बाद राइज कर रही है, ठीक है ना। The producer will maximize profits when 10 units of outputs are produced. कहते हैं प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट तब आएगा जब वो 10 यूनिट्स अपने बेचेगा, ठीक है। सिचुएशन 1, when output is equal to 2 and MR is equal to MC and MC is falling. पहले सिचुएशन 2 को सॉल्व, सिचुएशन 1 को सॉल्व करके देखते हैं। यानी सेकेंड कमोडिटी जब बेची थी, जिस पॉइंट पे MR MC के इक्वल तो था लेकिन MC गिर रहा था, उस टाइम पे क्या होता। TR का फॉर्मूला सबको पता है, TR का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ MR, ठीक है। सिर्फ सेकेंड यूनिट की बात हो रही है, तो सेकेंड यूनिट का मतलब है 12 + 12 यानी फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। आंसर आया 24, ठीक है ना। TVC निकालने का भी सबको फॉर्मूला पता है, दैट इज समेशन MC यानी MC का टोटल विच इज 15 + 12, ठीक है। उसको किया, हमारा आंसर है 27। क्लियर, यहां तक क्लियर। हमने कैसे सॉल्व किया है, पहले हमने अपना टोटल रेवेन्यू निकाला, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों चाहिए, ठीक है ना। पहले हमने अपना टोटल रेवेन्यू निकाला, वो आया 24। फिर हमने अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला, वो आया 27। जब हमने इन्हें माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको याद है, वो याद होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR माइनस TVC, है ना। यहाँ पे जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यानी TR दैट वाज 24 और TVC दैट वाज 27, आंसर आया -3। -3 का मतलब है हम प्रॉफिट में नहीं है, हम लॉस में हैं, ठीक है ना। सिचुएशन 2 की अब बात करते हैं कि सिचुएशन 2 में क्या हुआ। सिचुएशन 2 में भी वही था कि MC MR के इक्वल था, लेकिन MC बढ़ रहा था इस पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अपना TR निकाला, वो आया हमारा 120, ठीक है। फिर TVC निकाला, वो आया हमारा 100, ठीक है। फॉर्मूले में पुट किया 120 - 100, आंसर इज 20। दैट मीन्स यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड है यहाँ पे हमारा, ठीक है।
We find that the difference between TR and TVC tends to rise as output is increased from 2 to 10. कहते हैं हमने देखा कि TR और TVC के बीच का डिफरेंस बढ़ा जैसे कि हमने आउटपुट 2 से 10 किया, ठीक है ना. In fact, it is only when output is equal to 10 that the profit is maximum. कहते सिर्फ जब आउटपुट 10 था, सिर्फ उसी पॉइंट पे क्या था, हमारा प्रॉफिट जो था वो मैक्सिमम था, ठीक है. If output is increased beyond 10, if output is increased beyond 10 units, profit will reduce. कहते अगर हमारा प्रॉफिट, अगर हम 10 से ऊपर अपना इंक्रीज करेंगे, अगर हम अपना आउटपुट 10 यूनिट से ऊपर इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, फॉल करने शुरू कर देंगे, ठीक है. Thus, if 11 units of output are produced, summation MR is equal to 132, summation MC is equal to 115, so that हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू 17. कहते हमने जब 10th यूनिट का 10th आउटपुट पे अपना प्रॉफिट निकाला, दैट वाज कितना हमारा उस टाइम पे प्रॉफिट आया, दैट वाज 20, ठीक है ना. फिर जब 11th यूनिट का भी मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा मेरा प्रॉफिट आया 17. दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट कम हो गया है. दैट मीन्स मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे अटेन हुआ है, 10th यूनिट पे, ठीक है. The third condition that AR should be, that is price should be more than or equal to AVC, should be also be satisfied, because no producer would ever undertake production if the price is not covering the variable cost per unit of output. जाहिर सी बात है, आप मुझे बताओ अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज, लेट्स सपोज 20 रुपीज पर यूनिट पड़ रही है, तो क्या आप अपना प्राइस 15 रुपीज रखोगे? द आंसर इज नो. ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर होगा जो प्राइस कम रखेगा जिसमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है? हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि पहले उसकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो, ठीक है ना. इसलिए वो कहते प्राइस इज मोर देन, प्राइस जो है वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि वो नुकसान पे अपना सामान बेचे, ठीक है ना. आई होप ये समझ लगी होगी ये कंसेप्ट की, ठीक है. आगे चले. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. हमने पहले भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया, अब एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. अब ये डायग्राम क्या शो करना चाहती है, देखते हैं, ठीक है. आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे मैंने लिया है रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों कंबाइन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे है हमारा आउटपुट. अब देखिए एमसी पहले यहाँ इस पॉइंट से हमारा प्राइस लेवल इज कांस्टेंट, यानी हमारा प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट सेम, ठीक है. हमारी एमसी पहले फॉल हो रही थी, फिर इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है ना. जिस पॉइंट पे एमसी हमारी प्राइस से पहले मिली उस पॉइंट को हमने नाम दिया Q1, और उस पॉइंट पे जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट आया दैट वाज L1, ठीक है. फिर जब एमसी इंक्रीज होनी शुरू हुई, वो फिर जब प्राइस के जिस पॉइंट पे मीट की उसको हमने नाम दिया Q2, आउटपुट को नाम दिया L2, ठीक है. अब ये डायग्राम समझाना क्या चाहती है, क्या बताना चाहती है, चलिए देखते हैं. इन फिगर AR is assumed to be constant as under perfect competition. Perfect competition क्या है सबको आई होप याद होगा, ठीक है ना. कांस्टेंट AR implies कांस्टेंट MR. कहते हमने ये पढ़ा हुआ कंडीशन कि AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट है, ठीक है ना. Thus both AR and MR are indicated by a horizontal line parallel to X axis. कहते इसीलिए AR और MR दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफाइन किया गया है which is parallel to X axis, ठीक है. MC curve is shown to be U-shaped as usual. MR is equal to MC in two situation. कहते हैं MC जो है हमारी कर्व वो U शेप की है, और ऐसे दो पॉइंट्स हमें मिले जहाँ पे हमारा MR was equal to MC, ठीक है. पहला पॉइंट जहाँ पे Q1 था और आउटपुट OL1 था, ठीक है ना. दूसरा पॉइंट Q2 जहाँ पे हमारा आउटपुट क्या था, OL2, ठीक है ना. हमने देखा हमारे दो सिचुएशंस में था. पहले सिचुएशन 1 देखते हैं. MC is falling but in situation 2 MC is rising. फिर वही चीज
कि MC पहले में गिर रही है तो क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा? द आंसर इज नो। दूसरे में MC बढ़ रही है तो क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये कंडीशन है कि MC शुड बी राइजिंग, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर विल स्टक एट द Q2 when MR is equal to MC and MC is rising, ठीक है ना। It is at point Q2 that the profit that is equal to TR minus TVC is maximized, not at point Q1. In fact, Q2 is the situation of profit while Q1 is the situation of loss. कहते Q2 जब हमने सेकेंड लेवल ऑफ देखा अपना फॉर्मूला, दैट मीन्स हमारी फिगर में देखिए ये पॉइंट कहते Q2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे है, ठीक है। और Q1 एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर लॉस में होगा क्योंकि MC फॉल कर रही है उसके बाद, और MC फॉल करना दैट मीन्स आप लॉस पे हो, और Q2 के बाद MC राइज कर रही है दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट्स, ठीक है ना। TR is equal to area under MR corresponding to the given level of output, ठीक है। This is equal to OL1 QP1 in situation 1. Likewise, TVC is equal to area under MC corresponding given level of output. This is equal to OL1 QN1R in situation 1. वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि TR और TVC इनमें है क्या, ठीक है। वो बस आपको फिगर में ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि TR और TVC इसमें है क्या यहाँ पे, ठीक है। Evidently, it is a situation of loss of the firm. In such situation, it would not be wise for the producer to strike his equilibrium. कहते हैं इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर क्या होगा? लॉस में होगा, और अगर प्रोड्यूसर लॉस में है तो जाहिर सी बात है वो कतई ही नहीं चाहेगा कि उसके प्रॉफिट्स मतलब वो लॉस में जाए, वो ऑब्वियसली अपने MC ग्रो करना चाहेगा, ठीक है ना। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन की बात, ठीक है ना, कि फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा था, MR MC के इक्वल तो थी लेकिन MC फॉल कर रही थी, दैट मीन्स हम लॉसेस में जा रहे थे। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में MC राइज कर रही थी, MC राइज कर रही है, MR MC के इक्वल है, दैट मीन्स हम एट द स्टेट ऑफ प्रॉफिट्स में हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा टोटल रेवेन्यू हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है। एविडेंटली दिस इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ profit. Accordingly, the producer will strike his equilibrium only in the situation 2 when MR is equal to MC and MC is rising, ठीक है ना। उसने कहा प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम सिर्फ सेकंड पॉइंट पे ही अटेन करेगा जहां पे MR MC के इक्वल है और MC बढ़ रही है, ठीक है। Also, price AR at this point must at least be equal to average variable cost. कहते इस पॉइंट पे प्राइस भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल अनलेस एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट आर कवर्ड। कहते इसीलिए क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर प्राइस ऐसा रखेगा ही नहीं जिसमें उसका वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपकी कमोडिटी बनाने का खर्चा ही आपकी प्राइस में से नहीं निकल रहा है तो आप उस कमोडिटी को क्यों प्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना। सबसे पहला प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है कि उसकी जितनी कॉस्ट आई है, जितना वेरिएबल कॉस्ट उसकी लगी है, वो एटलीस्ट प्रॉफिट में से कवर हो जाए, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज की प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। आई होप ये समझ लगी है, आई होप ये कंसेप्ट समझ लगा है। विद रेफरेंस टू फिगर, producer equilibrium is stuck at Q when output is equal to OL2. It is here only that MR is equal to MC and MC is rising. Also, price is equal to or more than ABC. कहता ये सिर्फ सेकंड वाला यूनिट ही था जिसमें प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिल सकता है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम बढ़ सकता है, मैक्सिमाइज है उस पॉइंट पे क्योंकि वहां पे MC MR के इक्वल है, MC बढ़ रही है और प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है या इक्वल है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर का एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट का तो खर्चा निकल ही रहा है, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ लगी होगी आज कंसेप्ट मैंने अभी क्या पढ़ाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। What happen when a unit more or a unit less is produced than OL2 units of output?
कहते जब हमने पिछली फिगर की बात की, तब हमने फिगर में देखा कि सेकंड, जब हमने उसकी प्रोडक्शन देखी कि जब एमसी बढ़ रहा था, कहते क्या होगा अगर एक यूनिट ज्यादा या एक यूनिट कम प्रोड्यूस की जाए उस पॉइंट से, यानी जहां पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम था, अगर उस पॉइंट से हम एक यूनिट कम या एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करें तो क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज दैट इन बोथ द सिचुएशन प्रॉफिट विल बी लेस कंपेयर टू द सिचुएशन व्हेन OL2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड। कहते वो पॉइंट से, कहते आंसर सिंपल है कि उस पॉइंट से कंपेयर करोगे तो उस पॉइंट से कंपैरिजन में आपका जो प्रॉफिट होगा वो दोनों पॉइंट्स में या तो ज्यादा कर लो या कम कर लो, कम ही रहेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिला है उस पॉइंट से एक लेवल कम या एक लेवल ज्यादा कुछ भी चले जाओ, आपका जो प्राइस होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो फॉल करेगा। ठीक है, चलिए इसके एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, इन केस OL3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, आउटपुट आर प्रोड्यूस, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे भी दो हमारी हमें मिल रही हैं, हमें दो मिल रही हैं कंडीशंस, एक जहाँ पे MR MC के इक्वल है, एक है Q2 एक है Q3। ठीक है ना, Q2 तो हमारा प्रीवियस वाला ही है, जो प्रीवियस हमने ग्राफ में किया था ना वो सेम Q2 और L2 आ रहा था हमारा उसमें, है ना। अब उसने इस ग्राफ में ये शो किया है जब एक पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आगे चले गए, Q3 पॉइंट पे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन एडिशन टू TR टोटल रेवेन्यू एरिया L2 TQ2, दैट मीन्स ये वाला सारा एरिया, दिस एरिया addition to TVC area is this, addition to TVC is greater than, कहते TVC का एरिया is greater than the area of TR, यानी TR का जितना एरिया है वो ज्यादा है TVC से। ठीक है, additional TVC exceeds additional TR by the area of Q2 TQ3 so that TR minus TVC will tend to shrink। कहते क्या हो रहा है, सिंपल मैं आपको समझाती हूँ, मुझे पता है ये L2 Q2 3 4 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू भी और ऐसे भी। वो ये कह रहा है कि क्या हो रहा है इस चीज में, इसमें ये हो रहा है कि जो हमारा TVC है, TVC वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू, दैट मीन्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है रेवेन्यू के कंपैरेटिव। इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, प्रॉफिट उतने ही नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। ठीक है, वो बस इतना ही कहना चाह रहा है, आपको सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू कंफ्यूज कर रहे हैं, वो बस इतना ही आपको कहना चाहता है कि अगर एक पॉइंट आप ज्यादा भी जाते हो तो आपका TVC बढ़ना शुरू हो जाएगा, TVC बढ़ेगा रेवेन्यू से भी ज्यादा, और अगर TVC रेवेन्यू से भी ज्यादा बढ़ा दैट मीन्स आपका प्रॉफिट श्रिंक कर रहा है, आपका प्रॉफिट कम होने लग पड़ेगा। ठीक है ना, अब वो सिचुएशन दे रहे हैं अगर हम उससे एक पॉइंट पीछे चले जाए, दैट मीन्स जहां जिस पॉइंट पे उसे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिला था, अगर हम उस पॉइंट से एक पॉइंट पीछे चले जाएं तो क्या होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं Q2 L2 वही प्रीवियस सबसे पुराना वाला ग्राफ जिसमें हमें इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर का स्ट्राइक हो गया था। ठीक है ना, अब उसने कहा एक पॉइंट पीछे, दैट मीन्स Q1 L1 जहाँ पे T यहाँ पे ये है, ये शो करेगा कि जब एक पॉइंट पीछे चले जाएंगे तो फिर क्या रिस्पॉन्ड होगा, फिर क्या रिएक्शन आएगा। TR reduces by the area L1 Q1, thus reduction of TVC is less than the reduction of TR, or the loss of TR is greater than the gain of TVC। वो ये कहते हैं इस पॉइंट में क्या होता है, TR का जितना नुकसान हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द TVC, दैट मीन्स रेवेन्यू ज्यादा गिर रहा है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन TVC। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा TR माइनस TVC फिर से श्रिंक कर जाएगा, प्रॉफिट्स फिर कम कर जाएंगे। ठीक है, समझ लग रही है, दैट मीन्स वो ये कहना चाहता है कि द लॉस ऑफ TR इज ग्रेटर देन द गेन ऑफ TVC, यानी TR का जितना नुकसान हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द TVC से जितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स TVC थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है लेकिन TR बहुत ज्यादा गिर रहा है,
इसके कारण क्या होगा, आपका प्रॉफिट फिर श्रिंक कर जाए। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहना चाहें तो वो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप एक स्टेप या आगे जाओ या एक स्टेप पीछे जाओ, आपका प्रॉफिट श्रिंक करेगा, आपका प्रॉफिट कम ही होगा, प्रॉफिट सेम लेवल पर नहीं रहेगा। ठीक है, यानी सिर्फ वही पॉइंट जहां पे MR MC के इक्वल है, MC बढ़ रही है और प्राइस अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा या इक्वल है, सिर्फ ये तीनों कंडीशंस जिस पॉइंट पे सही होती हैं, सिर्फ वही एक इकलौता, सिर्फ वही एक एक्सक्लूसिव पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलता है। उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है ना। Thus, any departure from the state of equilibrium would only mean that difference between TR and TVC will tend to shrink or that the profit will not be maximized। वो यही कह रहा है, कहता है इसका मतलब जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले हैं, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम मिला है, उस पॉइंट से तुम शिफ्ट करोगे, चाहे तुम आगे शिफ्ट करो चाहे तुम पीछे शिफ्ट करो, उस पॉइंट से अगर तुम शिफ्ट करोगे तो उस पॉइंट से शिफ्ट किसी भी पॉइंट पे कर जाओ, TR और TVC के बीच का गैप कम होने लग पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज नहीं होंगे, वो श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ लगी है कि वो क्या कहना चाहता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में। अब आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस टॉपिक के साथ, with this topic or with this concept, we have completed our chapter number 10। हाँ जी, चैप्टर नंबर 10 हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसलिए मैंने एक ही क्लास में खत्म करवा दिया। चैप्टर नंबर 10 सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था कि प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होते हैं, प्रोड्यूसर्स कहाँ अपने इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, साथ में उसका इक्विलिब्रियम लेवल किस पॉइंट पे अटेन होता है, और ऐसी कौन सी 3 सिचुएशंस हैं जिसमें प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवा सकता है। ठीक है ना। विद दिस वी हैव एंडेड आवर चैप्टर नंबर 10। दैट मीन्स हम अपने इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर ऑलरेडी सितंबर में खत्म कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 चैप्टर्स, है ना। 3 चैप्टर्स हमारे 10 चैप्टर्स तो ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, सिर्फ 3 खत्म होने वाले हैं, और वो भी हम आराम से पढ़ेंगे, जल्द उसको खत्म करेंगे, लेकिन साथ में उसके बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ताकि बाद में जब हम रिवीजन करने जाएं तो ये हमारे दिमाग में ना आए कि अरे इस चैप्टर में क्या था, क्या पढ़ा था, कुछ क्लियर नहीं हुआ, याद नहीं आ रहा, ऐसा ना हो। सिर्फ हम अच्छे से रिवाइज करें और पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है ना। आई होप आज की क्लास आपको समझ लगी होगी। कोई भी डाउट्स हो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, एंड थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।